लगातार न्यूज 24 की बड़ी कवरेज जारी है। आज 15 जिलों के 78 सीटों पर बिहार में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से सिलसिला लगातार जारी है और ये जो आखिरी फेज है, आखिरी चरण है चुनाव का, वो काफी इंटरेस्टिंग है। तमाम बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। दोपहर 12 बजे तक का जो मत प्रतिशत है वो सामने निकल कर आ गया है। 21% मतदान अब तक हो चुका है। 12 बजे तक का ये आंकड़ा है। दोपहर 12 बजे तक 21% मतदान हो चुका है। न्यूज 24 के रिपोर्टर हर पोलिंग बूथ पर मौजूद है और वहां से एक एक तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। और ये कितनी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर? 15 तस्वीरें बिहार की, और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिरी इस चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर कांटे की टक्कर है। लेकिन दूसरी तरफ जो मतदाता है उसके हाथ में पावर है, शक्ति है। आज वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। गजब का उत्साह है, महिला मतदाताओं के चेहरे पर खुशी है, बदलाव की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच न्यूज 24 आप सभी से एक बार फिर से अपील करता है कि कोरोना काल है, सेहत का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, और एक बहुत बड़ी अपील जो हमेशा से आपसे करते आए हैं कि घर से निकलिए और वोट कास्ट कीजिए। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शिवसेना नेता संजय राउत ने तीखा वार कर दिया है। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। राउत ने कहा है कि नीतीश का यह आखिरी चुनाव है और जनता उन्हें विदा करने के लिए मतदान कर रही है। देखिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहां पर संजय राउत की तरफ से दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को विदा करने के लिए मतदान कर रही है। वहीं राउत ने तेजस्वी की तारीफ करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव से बिहार की जनता को काफी उम्मीदें हैं। सुनिए। नीतीश जी बहुत बड़े नेता हैं। नीतीश जी अपनी पारी खेल चुके हैं। नीतीश जी के साथ हमारा हमेशा आदर रहा, रिस्पेक्ट रहा। अगर कोई नेता कहता है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है तो उनको सम्मान के साथ विदाई देनी चाहिए। मुझे लगता है बिहार की जनता इस विदाई का मौके का इंतज़ार कर रही थी। ये चुनाव में उनको जनता रिटायर कर दी। तेजस्वी यादव से ही उम्मीदें हैं। जिस तरह का माहौल मैं बिहार में देख रहा हूँ, 20 साल में इस प्रकार का एक तूफान, खास करके युवाओं में एक बदलाव की उम्मीद, परिवर्तन की आस मैं देख रहा हूँ। और बार बार कैंपेन में जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, ऐसे बहुत से देश में ऐसे विभाग है, वहाँ जंगल राज चल रहा है। तो शिवसेना का ये आरजेडी प्रेम आपने देखा कि नीतीश कुमार पर वार किया है संजय राउत ने, और बताया है कि बिहार की जनता को, बिहार को तेजस्वी यादव से काफी उम्मीदें हैं। उनकी तारीफ करते हुए नजर आए हैं। अब देखिए, चूंकि 12 बज चुके हैं, 12 बजे का जो वोटिंग प्रतिशत था वो 21% है। लेकिन अपडेट के लिए एक बार फिर से, क्योंकि अब वक्त हो रहा है 1:02, तो पहले अपडेट जान लेते हैं। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर न्यूज 24 संवाददाता मौजूद हैं दरभंगा से। सौरभ कुमार को आप देख रहे हैं, वहां की पल पल की अपडेट दे रहे हैं। किशनगंज से मौजूद हैं अमिताभ ओझा, वहां से जमीनी हकीकत बता रहे हैं। और साथ ही मधेपुरा से अमित कुमार कमान लगातार संभाले हुए हैं। सबसे पहले आपके पास आ रही हूं अमित कुमार अपडेट के लिए। देखिए, 1 बज चुका है और दर्शक वहां का अपडेट आपसे जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं मधेपुरा से सहरसा आ गया हूं और यहाँ पर सहरसा में राजेंद्र महाविद्यालय जो है वहां पर मौजूद हूं अभी सहरसा में, और मधेपुरा से सटा हुआ है सहरसा। क्योंकि अब यहाँ का भी हाल जानना था मुझे। यहाँ पे लोगों से मैंने बात की है तो मतदान में तेजी अभी दिन भर में आई है। करीब 20% से ज्यादा मतदान यहाँ पर हो चुका है। क्योंकि अभी थोड़ी देर में जो करेक्टेड जो रिवाइज जो आता है उससे पता चलेगा कि क्योंकि 19% तक मतदान जो था वो 11 बजे तक हो चुका था। तो मुझे लगता है कि मतदान की जो सही आंकड़ा है वो थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन देखिए, अभी भी क्योंकि दोपहर का वक्त हो गया है, करीब 1 बजे का वक्त है, तो 1 बजे से लेकर जो 3 बजे तक का समय होता है उसमें थोड़े मतदान में धीमी गति होती है, क्योंकि लोग दोपहर का भोजन वगैरह करने के बाद आते हैं। लेकिन इसके बावजूद उत्साह है, मतदान केंद्र पर लोगों का आना अभी भी जारी है।
मैं दिखाना चाहूंगा कि तमाम लोग जो है धीरे धीरे कर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि खाली है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे सेंटर्स बांट दिए गए हैं। जो पहले एक बूथ में करीब 1000 से ज्यादा वोटर होते थे, अब उसे घटाकर कम कर दिया गया है। तो ऐसे में मतदाता में उत्साह है, क्योंकि तीसरा फेज है। लेकिन सबसे बड़ी बात की हर कोई चाह रहा है कि मतदान करे। बार-बार अपील भी कर रहा है। रमन कुमार का होगा। रमन, अमित, आप सहरसा में हैं और सहरसा में हमने कुछ ही देर पहले लवली आनंद का एक बयान सुना। उन्होंने आरोप लगाया प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन वोट नहीं देने दे रहा है और जो समय है उस समय से देरी से मतदान शुरू हुआ, 9 बजे शुरू हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि वो फैक्स भेजेंगी चुनाव आयोग को। क्या आपको लग रहा है कि वाकई प्रशासन निष्पक्ष तरीके से वहां पे काम नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए ऐसा कि मैं पहला फेज दूसरा फेज भी देखा हूं। कुछ जगहों पे ईवीएम मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, उसमें भी कुछ उसकी वजह से थोड़ी देरी होती है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि ऑब्जर्वर्स होते हैं, तुरंत जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है इसके बाद तुरंत ऑब्जर्वर आके यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो देरी किसी किसी बूथ में हो सकता है कि किसी वजह से, टेक्निकल की वजह से देरी हुई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लवली आनंद ने शुरू से ही आरोप लगाया था, जब उनके पति आनंद मोहन को यहाँ से शिफ्ट करके भागलपुर भेज दिया गया था, तब भी कि उनको जानबूझकर यहाँ से भेजा गया है। तो चुनाव के दौरान आपको भी पता है रमन जी, आपने कई चुनाव कवर किए हैं कि राजनीतिक स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन चुनाव में देरी थोड़ी बहुत होती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये बताऊं कि यहाँ पर जो मतदान है थोड़ी धीमी भले ही अभी है, लेकिन 3 बजने के बाद फिर उसमें तेजी आएगी और मुझे लगता है कि पहले से कि बराबर या थोड़ा उससे ज्यादा मतदान हो सकता है। हालांकि 2 फेज में लगभग बराबर ही मतदान हुआ जैसे पहले हुआ था। जाऊं उससे पहले एक खबर का रुख करना होगा मुझे। सहरसा से आरजेडी उम्मीदवार लवली आनंद ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका जिक्र अभी रमन कुमार कर भी रहे थे। उन्होंने कहा है कि जानबूझकर धीमी गति से वोटिंग कराई जा रही है ताकि महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया जा सके। सुनिए जरा। गांव में जिस तरह से रुझान है महागठबंधन के पक्ष में, तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है और इसीलिए प्रशासन के तरफ से, शासन और प्रशासन के तरफ से उसे डिस्टर्ब किया जा रहा है। अभी हमने देखा कि दर्जनों जगह जहां 7 बजे से होना चाहिए था, 9 बजे के बाद भी वहां पर ईवीएम नहीं दिया जा रहा है और कहीं कहीं हम लोग दे रहे हैं। भाई 2 घंटे हो गया, लोग पर फोन किया जा रहा है, तो क्यों नहीं करो? प्रशासन की तरफ से इस तरह से उसे डिस्टर्ब किया जा रहा है। घंटों महिलाएं, कहीं कहीं महिलाएं लौट रही हैं, कहीं महिलाएं बैठ रही हैं, कहीं एकदम स्लो कराया जा रहा है। तो इस तरह से परेशान हमारे वोटर को किया जा रहा है। और दूसरे जगह जहां बाकी लोग का है वोटर, वहां कोई दिक्कत नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से पक्षपाती जो हो रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग ये करेंगे। अभी हम लोग हर जगह देख रहे हैं, हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग को भी फैक्स किया जाएगा, जा रहा है। कितने आश्वासित हैं अपनी जीत को लेकर? हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, इस तरह से डिस्टर्ब नहीं किया तो जीत तो होगी ही, लेकिन डिस्टर्ब प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। जीत तो है, ये है, जनता की जीत होगी। देखिए, लवली आनंद को आप सुन रहे थे, सीधे प्रशासन पर उन्होंने सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं। अब मुझे सौरभ के पास जाना होगा। सौरभ, आपके पास आ रही हूं अपडेट के लिए। 1 बजे से ज्यादा का वक्त हो चला है। मिथिला में जहां पर आप हैं, दरभंगा में, वहां का मैं अपडेट आपसे जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि नहीं समझ में कुछ आ रहा है कि इस बार मिथिला में ऊंट किस करवट बैठेगा। जी सौरभ। गाय घाट विधानसभा यह जगह है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अभी भी लोगों की लंबी कतार है, चाहे महिला हो पुरुष हो, यहाँ पर लंबी कतार लोगों की दिखाई दे रही है। सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ का मुकाबला इसलिए है क्योंकि अगर 2015 की बात करें तो महेश्वर यादव यहाँ के सिटिंग यानी 2015 में उन्होंने आरजेडी के टिकट से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद इस बार उन्होंने आरजेडी को छोड़कर जदयू का दामन थाम लिया और इस बार महेश्वर यादव जो है वह जदयू के कैंडिडेट है। दूसरी तरफ अगर लोजपा की बात करें तो लोजपा से कोमल सिंह, जो वैशाली की सांसद बीना सिंह है, उनकी बेटी है कोमल सिंह, तो वो मैदान में है। और तीसरी तरफ अगर आरजेडी की बात करें तो निरंजन राय यहाँ पर मैदान में है। तो मुकाबला गाय घाट की अगर बात करें तो यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है। अगर पूरे बिहार की मैं अगर बात करूंगा तो लोजपा एक ऐसी पार्टी है जो हर जगह जदयू को नुकसान कर रही है और आज यही रीजन है क्योंकि जदयू की सीटें बाहर जो भी आकलन लगाया जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि जदयू की
और नीतीश कुमार की सीटें इस बार कम आएगी, तो उसका सीधा प्रभाव यानी लोजपा का सीधा प्रभाव गायघाट विधानसभा में दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल सौरभ, आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्राह्मण वोट है उनकी भी संख्या ज्यादा है और साथ ही यादव वोट है उनकी भी संख्या ज्यादा है, यानी कि टफ फाइट है एनडीए और महागठबंधन के बीच में। सौरभ, मैं लौटूंगी आपके पास, अमिताभ ओझा आपके पास आ रही हूँ अपडेट के लिए, जरा आप अपडेट दीजिए वहां से पहले। देखिए, किशनगंज में सुबह से मतदान जारी है और अभी तक यहाँ पर करीब 27% से ज़्यादा का मतदान हो चुका है ओवरऑल अगर हम देखें तो। मैं जिस बूथ पे खड़ा हूँ वहाँ 50% वोटिंग एक बूथ में हो चुकी है, जबकि दूसरे में करीब 25% है। तो निश्चित तौर पे यहाँ जो खास पे जो महिलाओं का जो संख्या है वो ज़्यादा देखने में मिल रहा है और ये सभी बूथों का तबकों में से यही हाल है। इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक बात बिल्कुल साफ है कि जो लोग हैं, अगर हम अलग अलग एज ग्रुप से बात करें तो अलग अलग एज ग्रुप की डिमांड भी अलग अलग है। हम युवा महिलाओं से बात की, उन्होंने शिक्षा और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बताया। यूथ से बात की, उन्होंने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। जबकि बुजुर्गों से अगर हम बात की तो उनका साफ तौर पर मानना था कि यहाँ पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बहुत अच्छे, उन्होंने काम भी अच्छा किया, लेकिन अब चेहरा बदलना होगा। तो अलग अलग जो ग्रुप है, अलग अलग उनकी सोच है, लेकिन कुछ ऐसा साइलेंट वोटर है जो बता तो नहीं रहे, लेकिन उनकी जो साइलेंट वोटिंग है वो जब रिजल्ट आएगा तो बड़ी भूमिका उसमें होती है। और आप देखिए कि अभी 1 बजने जा रहे हैं। अमिताभ, अगला सवाल आपका रमन करेंगे। रमन, आपका सवाल। अमिताभ, जहाँ पे आप खड़े हैं वो किशनगंज कहा जाता है कि सीमांचल का गढ़ है। यहाँ से तस्लीमुद्दीन साहब आरजेडी के नेता या कुछ दिनों तक वो जेडीयू के नेता भी थे, लेकिन उनका काफ़ी सम्मान है उस इलाके में। और इसी इलाके में असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो 78 सीट है उनमें से कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। तो आपको क्या लग रहा है कि महागठबंधन हो या एनडीए हो, इसके मुकाबले असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी के ऊपर वहां की जनता क्या सोच रही है? देखिए, बिल्कुल आपने कहा, सुबह से हम ये बात की कई बार चर्चा भी कर चुके हैं कि करीब असदुद्दीन ओवैसी ने 2019 का जो बाई इलेक्शन था उसमें किशनगंज सीट से उनके कैंडिडेट की जीत हासिल हुई थी। और सुबह में हमने कमरुल होदा, जो यहाँ से अभी सिटिंग एमएलए भी थे, उनसे हमने बात भी की थी। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि यहाँ जो मतदाताओं का जो ग्रुप है उन लोगों से हमने जब बात की तो एक बात साफ उनके आ रहा है कि उन्होंने शिक्षा और सुरक्षा, जो ओवैसी की एमआईएम ने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षा और सुरक्षा पे जोर दे रहा है। इनका मानना है कि अभी तक मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक जाता था, लेकिन कोई एक पार्टी है जो उनके लिए सोचती है, उनको लेके आगे बढ़ना चाहती है। सीधा इशारा उनको उनके तरफ था कि 24 सीट हैं सीमांचल में ऐसे जहां पे ओवैसी ने की पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। निश्चित तौर पे यहां जो वोटों का बंटवारा हो रहा है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। और पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि जितनी सीटें, जितने मतदान वोट जो है एमआईएम को मिले थे, उतने वोटों से जेडीयू कैंडिडेट यहाँ हारा था। आप कह रहे हैं कि इस लिहाज से वोटों का बंटवारा यहाँ पर होगा। ठीक है अमिताभ, मैं लौटूंगी। प्रशांत स्टूडियो मौजूद है हमारे साथ। प्रशांत, आप तो खुद बिहार घूमकर आए हैं, आपने बहुत करीब से लोगों को सुना है, वहां के हालात को देखा है। मतलब मेरा परसेप्शन इस बार ये कह रहा है, जितना मैं सुन पा रही हूं, कि इस बार वोटर ना कंफ्यूज लग रहा है। तो क्या इसका असर एग्जिट पोल पर भी पड़ेगा? क्योंकि अगर वोटर कंफ्यूज है तो फिर एग्जिट पोल भी कुछ इस हिसाब से आने वाले हैं। देखिए, हम जहां जहां घूमे, मोतिहारी, चंपारण जहां चुनाव हो रहा है, 5 विधानसभा वहां गए, जमुई गए, पटना के आसपास घूमे। कंफ्यूजन वाली बात तो जरूर है, लेकिन वोटर, मतदाता आज के समय में जागरूक बहुत है। ये एकदम मतलब उसको क्लैरिटी बहुत ज्यादा है। तो इस बार आप देखिए चुनाव में, रमन जी भी जानते हैं कि इस बार के चुनाव में बिहार में जो हमेशा जातिगत समीकरण एकदम उभर के बाहर निकलता था, इस बार कहीं सुनाई दे। सबके सामने एक ही मुद्दा है, वो है रोजगार का। रोजगार का मुद्दा, मतलब हम कैसे जिएंगे, हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। ये हमको वहां पे जो हमारा सैंपल था घूमने का, बात करने का, ये सबसे बड़ा हर सेक्टर में, चाहे घर की महिलाएं हो या लिट्टी चोखा बेचने वाला हो, चाय वाला हो, मतलब उसको रोजगार, नौकरी कैसे सरवाइव करेगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। अब सवाल है कि नीतीश कुमार जो बात कर रहे हैं, पूरा एनडीए, नीतीश कुमार के सामने हमको चुनौती जो दिखाई दी वो ये दिखाई दी कि 2 युवा चेहरे, तेजस्वी का भी मतलब वहां पे हवा पानी जिसे कहते हैं कि एकदम बढ़िया है, युवा नेता है तेजस्वी, मतलब बदलाव चाहती है बिहार की जनता। चिराग भी युवा नेता है, वो भी एक तरीके से डेंट मारने काम कर रहे हैं। तीसरा फैक्टर नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी। हाँ, ये तमाम चीजें उनकी चुनौती है, लेकिन बावजूद उसके मोदी फैक्टर भी जबरदस्त तरीके से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।